दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं प्राचीन इतिहास में एक नए टॉपिक को, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों तोमर वंश के इतिहास और चौहान वंश के इतिहास से संबंधित बहुत सारे सवालों को। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर दिए गए होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं सोच रहा था कि शायद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो पार्ट होगा ये लगभग 30 पार्ट में समाप्त हो जाएगा, बट आज देख रहे हैं दोस्तों हम 37वें पार्ट पर आ चुके हैं। क्वेश्चन 1081 से लेकर 1110 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब 1100 सवालों का भंडार हमारे पास हो जाएगा। सोच रहा था कि 30 सवालों पे 30 दिन में खत्म हो जाएगा, बट देखिए 37 दिन आ चुका है और अभी भी एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। होता क्या है ना कि जब लोग पढ़ना पढ़ाना शुरू करते हैं तो मौर्य वंश और गुप्त वंश और हर्षवर्धन काल के बाद समझ में आता है कि अब शायद प्राचीन इतिहास में पढ़ने को कुछ बचा ही नहीं है। और मुझे लग रहा है उसके बाद आपने बहुत कुछ सीखा। मैंने आपको चोलों के बारे में बताया, चेर वंश के बारे में बताया, आपको जो है चोल चेर, उसके बाद पांड्य वंश के बारे में बताया। उसके आगे मैं लेके चला आपको तो लगा यार कि त्रिपक्षी संघर्ष देखना चाहिए। हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ा, राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा, पाल वंश के बारे में पढ़ा, और अब कहानी पहुंच चुकी कहां पर, याद रखिएगा किसके बारे में। अच्छा, ये पाल के साथ दोस्तों हम लोगों ने पाल वंश भी पढ़ा और सेन वंश भी पढ़ा। ठीक है, उसको कवर करते हुए हम लोग आगे हैं और आज तोमर वंश और चौहान वंश पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अभी आगे और भी कई सारे ऐसे वंश हैं जिनकी कहानियां छिपी हैं। आज दोस्तों जब मैं तोमर वंश से सवाल ढूंढ रहा था, मैंने बहुत सारी किताबों को उठाया, क्योंकि आप समझिए ना, मुझे अगर यहां 30 सवाल पढ़ाने हैं तो उन 30 सवालों का कलेक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो हुआ क्या कि मैं सुबह से लेकर काफी देर तक परेशान रहा कि कहीं से मुझे 30 सवाल मिल जाए। विश्वास मानो, जो मैं फेस कर रहा हूं वही आप भी फेस करेंगे। किताब खोलिएगा, तोमर वंश के बारे में लोगों ने बताया तक नहीं। मेरा ईगो हर्ट हो गया। मुझे लगा इतना खराब वंश रहा है क्या तोमर वंश, इसके बारे में इतिहास में वर्णन क्यों नहीं है। मैंने इंटरनेट पर कम से कम 50-60 वेबसाइट को पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद दोस्तों उसमें से 2-2 4-4 लाइन लिखा हुआ मिला कहीं ना कहीं से, और फिर भी मेहनत करके, घंटों मेहनत करके दोस्तों मैंने कुछ कलेक्शन किया है। आज जब मैं कलेक्शन कर रहा था मुझे ऐसे ऐसे फैक्ट मिले तोमर वंश के बारे में, कसम से ना दिल खुश होगा यार। ठीक है, सैल्यूट है ऐसे तोमर राजाओं को। आज तक मैंने जितना पढ़ाया तोमर राजाओं के बारे में क्या कुछ खास मिला है। आप खाली क्लास देखो, आप फैन हो जाओगे। आप कहोगे कि वाकई सर जबरदस्त है तोमर वंश का इतिहास, जबरदस्त है चौहान वंश का इतिहास। आइए देखते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हमको यहां पर मिले हैं और हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों जितनी मेहनत यहां की जा रही है ना आपको इस क्लास में, ये देखिए यूट्यूब पर आपको निःशुल्क क्लास दिया जा रहा है, फ्री क्लास है। आप सोचो फ्री क्लास में अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, 50-50 वेबसाइट खोलकर पढ़ने का समय शायद आपके पास ना हो, लेकिन मुझे अच्छा कंटेंट देना है, इसलिए नितिन सर का काम ढूंढना है और मैं ढूंढ के आपको दे रहा हूं। तो सोचो मैं अपने फाउंडेशन बैच के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं अपने फाउंडेशन बैच के लिए अलग अलग विषय का जो बैच बना रहा हूं, इसके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, आप कल्पना करो, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आओ ज्वाइन करो, बहुत शानदार सा बैच है। हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब तो किताबें भी आ चुकी हैं दोस्तों मार्केट में, आप हमारी किताबों को पढ़िए। देखिए धीरे धीरे से ही किताबें आ रही हैं, क्योंकि किताब लिखने में समय लगता है। मैं ढेर सारे लोगों को जुटा करके एक साथ 100 किताब लॉन्च कर दूं, नहीं, मजा नहीं है। अच्छा चीज चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में किताबें नहीं, किताबें हैं, लेकिन बच्चों को और ज्यादा बेहतर चाहिए। तो बेहतर चाहिए तो उसके लिए समय लगेगा और मैं समय देकर किताबें लिखता हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। इतना पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर पूरी क्लास आपने देखा ना, खुशी बहुत मिलेगी। एक बात और खुशी मिलेगी, आज मैंने घंटों जितना, मतलब 37 दिनों में दोस्तों मैंने किसी भी टॉपिक में इतना रिसर्च नहीं किया जितना आज के लिए करना पड़ा। क्यों? क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, इसलिए करना पड़ा। ठीक है, और आपको भी लगेगा कि हाँ नितिन सर ने मेहनत किया, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा आज की क्लास को, और आप एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। ठीक है, कई सारे बच्चे कहते हैं सर हाथ मत जोड़ा करिए। अरे भाई, हाथ जोड़ने के बाद लाइक कमेंट नहीं आता, ना जोड़ूं तो भी नहीं आएगा, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। आज हमारा 37वां दिन है, तो स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 1081 से लेकर 1100 सवालों का कलेक्शन हमारे पास हो चुका है। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं तोमर वंश और चौहान वंश के इतिहास से संबंधित सवाल। पहला सवाल लिख रहा, तोमर वंश की स्थापना की किसने, उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो याद रखिएगा उनका नाम है अनंगपाल। क्या नाम है दोस्तों? अनंगपाल नाम है। ठीक है, अच्छा, अनंगपाल नाम के 2 शासक हुए तोमर वंश में। ठीक है, जो अनंगपाल द्वितीय है उसे पूरे तोमर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। क्यों कहा जाता है आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप याद रखिएगा अनंगपाल, तो हम इसके आगे प्रथम लगा दे रहे हैं दोस्तों। अनंगपाल प्रथम ने दोस्तों याद रखिएगा तोमर वंश की स्थापना किया। कब किया दोस्तों? तो याद रखिएगा 736 ईस्वी में किया। कब किया दोस्तों? 736 ईस्वी में इसने स्थापना किया है। कहां पर इस तोमर वंश की स्थापना हुई है? तो
तो याद रखेगा ये इंद्रप्रस्थ में हुई है। कहां पर दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो सारे महाभारत काल से संबंध रखता है। हां, जहां पर पांडवों का किला था दोस्तों, कहा जाता है पांडवों के वंशज थे, ऐसा माना जाता है। देखिए अगला सवाल भी दिया कि तोमर वंश किसके वंशज हैं, तो याद रखेगा पांडु पुत्र अर्जुन के। जी हाँ दोस्तों, पांडु पुत्र अर्जुन के वंशज ये अपने आप को मानते हैं। ठीक है, खैर अलग बात है। तो याद रखेगा इंद्रप्रस्थ या फिर दिल्ली कर दें, जो आधुनिक दिल्ली है, पहले इसका नाम दोस्तों दिल्लिका थी। तो दिल्लिका को स्थापित किया है तोमर वंशों ने। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, तो इसको याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा जो मुझे अलग मिला, मुझे रिसर्च में क्या क्या मिला मैं आपको बताना चाहूंगा। अनंगपाल का जो असली नाम था वो था विल्हड़ देव। क्या नाम था दोस्तों? इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम है विल्हड़ देव। क्या नाम था दोस्तों? विल्हड़ देव। या कई स्थानों पे दोस्तों इसे राजा जाजू कहा गया। क्या कहा गया है? राजा जाजू का भी नाम दिया गया। इसके अलावा दोस्तों राजा जाजू, क्या वहां पर राजा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, वहां राणा शब्द का इस्तेमाल होता था। किसका होता था? तो याद रखेगा राणा जाजू आप कर लीजिए, ज्यादा सही है। एक नाम इसका और मिला, तीसरा नाम जाउल मिला है। ठीक है, क्या मिला है? इसे कई अभिलेखों में जाउल भी कहा गया है। ये मेरे शोध में दोस्तों मुझे मिला। ठीक है, और चीजें मैं आपको बता दूं। चलिए अगला सवाल क्या लिख रहा है? लिख रहा है तोमर वंश ये किसे अपना वंशज मानते थे? तो याद रखेगा ये पांडु पुत्र अर्जुन के वंशज थे। और ये जो तोमर वंश था ना, मुझे अपने स्टडी में मिला कि ये चंद्रवंशीय राजा थे। क्या थे दोस्तों? ये चंद्रवंशीय शासक थे। क्या थे दोस्तों? चंद्रवंशी शासक। याद रखेंगे, चाहे मैं यहां तोमर वंश की बात करूं या चौहान वंश की बात करूं, ये दोनों ही क्या कहा जाता है? चंद्रवंशी शासक कहे जाते हैं। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो इंद्रप्रस्थ है, या मैं कह दूं कि जो कुरुक्षेत्र है, मुझे अपने स्टडी में मिला कि कुरुक्षेत्र पर लंबे समय तक किसी ने भी अधिकार नहीं किया। कुरुक्षेत्र को ही दोस्तों अनंगपुर के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? अनंगपुर कहा जाता था। वहीं का राजा होने की वजह से इसका नाम अनंगपाल पड़ा। क्या पड़ा? अनंगपाल पड़ा। यह मुझे अपनी स्टडी में मिला, नया मिला। चलिए आपको भी मिला। ठीक है, आपने यहां पढ़ लिया तो आपकी भी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि तोमर वंश के किस शासक के समय गजनवी का आक्रमण हुआ? किसका आक्रमण दोस्तों? गजनवी का। गजनवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वही गजनवी है जिसने भारत में कईयों बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। जी हां दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों, अच्छा, गजनवी और गौरी को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता, तो ये गजनवी की ही कहानी है जिसने सोमनाथ पर हमला किया था और गुजरात को तहस नहस कर दिया था। दोस्तों पूछ रहा तोमर वंश के किस शासक के समय गजनवी का आक्रमण हुआ था? तो याद रखेगा उस समय जयपाल देव तोमर का शासन चल रहा था। क्या नाम था उसका? जयपाल देव तोमर। जी हां दोस्तों, जयपाल देव तोमर। देखिए तोमर वंश का इतिहास के बारे में दोस्तों जो इसकी वंशावलियां मिलती है, कई जगह लिखा है कि लगभग 20 राजा हुए हैं, कई जगह मिलता है कि लगभग 34 राजा हुए। ठीक है, तो अगर हम कहें कि दोस्तों 20 राजाओं का क्रम क्या है, तो दोस्तों क्रम का भी ठीक ठाक पता नहीं चल पाया। मैंने बहुत साइट पढ़ा, नहीं मिल पाया। हां, जो इंपॉर्टेंट राजा थे उनके समय में क्या क्या हुआ, जैसे ये जानना जरूरी था कि भाई तोमर वंश की स्थापना किसने किया, उसका नाम क्या था, उनके बारे में समझ ली। तोमर वंश के लोग किसके वंशज थे, हमने पढ़ लिया। वो कहां से बिलोंग करते थे, ये पढ़ लिया। अब ये गजनवी का आक्रमण दोस्तों किसके समय में हुआ था, ये पढ़ लिया। तो जयपाल देव तोमर, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो गजनवी का आने का पीरियड लगभग 1000 ईस्वी था, बस वही टाइम पीरियड इसका भी है। 1005 से लेकर के 1021 ईस्वी तक याद रखेंगे, ये जयपाल तोमर था और इसी के समय में गजनवी का आक्रमण हुआ था। गजनवी ने आकर दोस्तों क्या किया था, थानेश्वर लूटा था। थानेश्वर लूटा था, याद रखेगा। ठीक है, थानेश्वर दोस्तों आपने पढ़ा होगा। सर थानेश्वर का नाम तो हमने सुना है कहीं, हाँ सुना था। पीछे मैंने आपको हर्षवर्धन काल में बताया था कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां बना रखी थी, थानेश्वर बनाया था। तो याद रखेगा थानेश्वर में बहुत बड़े बड़े मंदिर थे और हर एक मंदिरों में याद रखेगा सोने चांदी हीरे की बहुत सारी असरफियां थी। गजनवी ने हमला करके थानेश्वर को लूट लिया। ठीक है, किसके समय में लूटा, उस समय तोमर राजा कौन था, जयपाल तोमर था, उसी के समय में दोस्तों गजनवी का आक्रमण हुआ था। आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्या तोमर राजाओं ने गजनवी को रोकने का प्रयास नहीं किया क्या? नहीं, यही तो बात है, समझिएगा ध्यान से। दोस्तों उस समय तक भारत की स्थिति ऐसी थी कि विदेशी आक्रमणकारियों से कोई उलझना नहीं चाहता था। आपने देखा कि हमारे देश में एक दो लोगों ने आक्रमण नहीं किया, चाहे वो अरब आक्रमणकारी रहे हो, चाहे तुर्कों का आक्रमण रहा हो, चाहे हूणों का रहा हो, चाहे संकों का रहा हो, जी भर के लोगों ने देश को लूटा है, जी भर के लोगों ने देश को लूटा है। और कभी किसी भी राजा ने
खुल करके रोकने का प्रयास नहीं किया। पहली बार मुझे नजर आ रहा है कि यहां पर तोमर वंशी राजा जो थे उन्होंने हाथ लगाया। किस पर हाथ लगाया? विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए दोस्तों अपना हाथ उठाया, ये बीड़ा उठाया सबसे पहले तोमर वंशी राजाओं ने। आगे आइए बातचीत करते हैं। लिख रहा है एक शासक है दोस्तों तोमर वंश का, कुमारदेव तोमर। क्या नाम है? कुमारदेव तोमर। कुमारदेव तोमर के समय किसने हांसी पर अपना अधिकार कर लिया था? हांसी एक जगह का नाम है, वहां से अभिलेख भी मिला हुआ है, तो याद रखेगा उस पर किसने अपना अधिकार किया था? तो याद रखेगा महमूद गजनवी के भांजे याद रखेगा। नाम सुना है सर? हमने तो खाली गजनवी का नाम सुना था, भांजे का नाम क्या था? मसूद था। क्या नाम था? मसूद। जी हां दोस्तों, भांजे मसूद ने दोस्तों हांसी पर अपना अधिकार किया था, ठीक है। और वहीं पर अधिकार करने के बाद दोस्तों दिल्ली की तरफ रुख करने वाला था, लेकिन कुमारदेव ने क्या कर दिया? याद रखेगा, इनसे लड़ाई लड़ा और इनको खदेड़ दिया। क्या किया दोस्तों? खदेड़ दिया। कहां से? हांसी से। हांसी पर अधिकार कर लिया जब किसने? याद रखेगा, इस मसूद ने जब अधिकार कर लिया ना, तो हाथ पे हाथ धर करके कुमारदेव देखता नहीं रहा, उसने भी अपनी सेना लेकर पहुंच गया गजनवी से अकेले ही लड़ने। जबकि गजनवी के पास लाखों की सेना थी, इनकी सेना बहुत छोटी है, इनका साम्राज्य बहुत छोटा है। सर इनके समय में और कोई नहीं था क्या? थे ना, उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा था, पाल वंश चल रहा था, सब कुछ, सब लोग थे। दक्षिण भारत में दोस्तों आपका जो है राष्ट्रकूट वंश चल रहा था, सब लोग थे, लेकिन किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। अकेले तोमर वंशी राजा ने क्या कर दिया? गजनवी की सेना को रोकने का ठान लिया और हांसी पर जो अधिकार किया था गजनवी के लोगों ने इस हांसी को मुक्त करा दिया, वहां पर अपना ध्वज फहरा दिया। किसने किया? तोमर वंशी राजाओं ने, ठीक है। आगे आइए बताता हूं। लिख रहा कुमारदेव तोमर ने तुर्कों के कब्जे से किस किले को मुक्त करा दिया? थोड़ी देर के लिए दोस्तों सही, लेकिन मुक्त कराया। याद रखेगा यहां पर कांगड़ा किले का आप नाम पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? कांगड़ा किला। कांगड़ा किला को दोस्तों भीमनगर के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? भीमनगर के नाम से जाना जाता था। या आपने कभी दोस्तों सुना हो अमरकोट के बारे में? या आप आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जब अकबर का जन्म होगा तब पढ़ेंगे दोस्तों अमरकोट, नगरकोट, ठीक है। ये नगर अमर, तब वहां आप अमरकोट पढ़ते हैं, यहां नगरकोट का नाम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां नगरकोट का नाम है। नगरकोट जो कांगड़ा किला को कहा जाता था, इसका एक अन्य नाम भीमनगर का किला भी था। याद रखेगा, उस किले को कुमारदेव तोमर ने तुर्कों के कब्जे से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पर तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया था। इस किले को मुक्त कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? कुमारदेव की थी, और इन्होंने कर भी दिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इतना ही नहीं, इतना करने के साथ साथ प्लस याद रखेगा कुमारदेव ने लाहौर का घेरा डाला, लाहौर का घेरा। और याद रखेगा तुर्कों को मतलब घुटने टेकने पड़े, कुछ समय के लिए ही सही। याद रखेगा इतना बुरा हालत किया ना, हड्डी पसली तोड़ करके तोमर वंशी राजाओं ने कि गजनवी की जो सेना थी भाग खड़ी हुई, ठीक है। किसके सामने? याद रखेगा कुमारदेव तोमर के सामने से, ठीक है, भाग खड़ी हुई। कुछ देर के लिए दोस्तों उन्होंने हांसी को भी छुड़ा लिया, कांगड़ा किले को भी छुड़ा दिया, लाहौर तक घेरा बना दिया और लाहौर तक जाकर के तुर्की सेना को खदेड़ दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इतना छोटा सा राजा इतना बड़ा पराक्रम दिखाएगा तो गजनवी तो शांत नहीं बैठेगा। अब गजनवी ने शांत नहीं बैठा, गजनवी ने फरमाइश जारी किया कि काम करो, जीतो, दिल्ली को जीतो, सीधा दिल्ली को फतेह करो, जाओ, ठीक है। अपनी सेना भेज दिया, जो इधर उधर उसकी सेनाएं चल रही थी वो आ गई, एकजुट हो गई। अब अगला सवाल दे रहा, तुर्कों को भारत से भागने में कुमारदेव तोमर का साथ किसने दिया? हाँ देखिए, शुरुआत में लड़ाई तो कुमारदेव तोमर ने हांसी को लेकर अकेले किया, बाद में जो पड़ोसी राजा थे ना, उनको लगा कि कुमारदेव का साथ देना चाहिए। भाई वो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने कुमारदेव का साथ दिया? तभी तो एक कांगड़ा किला को जीता, लाहौर से जाकर घेरा डाला, वहां तक दोस्तों तुर्कों को भगा दिया। जाहिर सी बात इनका साथ दो चार लोगों ने दिया होगा। वो साथ कितने दिया था? तो याद रखेगा परमार वंशी राजा थे, ठीक है, परमार वंशीय भोज ने, ठीक है, परमार वंशी राजा भोज ने, ठीक है, जिन्हें हम प्रतिहार वंश का मुख्य शासक के तौर पर जानते हैं, उन्होंने यहां पर साथ दिया। आपने याद रखेगा अनिल चौहान का नाम सुना होगा, चौहान वंश का राजा था उस समय दोस्तों अनिल चौहान, उन्होंने दोस्तों साथ दिया। ये दोस्तों ऐसे लोग थे जिन्होंने साथ दिया, ठीक है। कर्ण कलचुरी ने दोस्तों साथ दिया, कर्ण कलचुरी, जहां दोस्तों कलचुरी एक साम्राज्य था, ठीक है, वहां के राजा कर्ण ने दोस्तों साथ दिया। तो याद रखेगा इन सभी लोगों ने किसकी मदद किया? कुमार पाल की मदद किया, और उसी के सहयोग से कुमार पाल कहिए चाहे कुमारदेव कहिए, ठीक है, कुमारदेव वैसे पाल नहीं, कुमारदेव की मदद किया, और कुमारदेव ने क्या किया? तुर्कों को भारत से खदेड़ दिया, ठीक है, उसमें इन लोगों ने साथ दिया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आप किताब उठाना ना, आपको ये सारे सवाल नहीं मिलेंगे। मुझे हंसी आती है कि लोग अपने इतिहास को मतलब समाप्ति कर दिए, ठीक है। क्या मतलब लिप्टन ने क्या इतिहास तैयार किया है कि हमारे राजाओं के बारे में वर्णन ही नहीं कहीं पर।
लोगों ने छिपा दिया इतिहास के साथ, जो छेड़छाड़ हुआ है बदलना चाहिए इतिहास। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा किससे युद्ध करते समय कुमारदेव तोमर को वीरगति प्राप्त हो गई। देखिए मैंने कहा ना कि अब गजनवी तो बैठा नहीं रहेगा, गजनवी ने सारी सेना को समेटा और समेट करके एक तरफ लगा दिया कुमारदेव की तरफ। ठीक है, तो याद रखेगा उस समय गजनवी जो था दोस्तों उसका एक और सुल्तान था, मतलब एक और, वो देखिए गजनवी क्या ना बहुत बड़ा सुल्तान था, उसके अंडर में कई सारे छोटे छोटे राजा थे। तो एक बादशाह था, उसका नाम था अब्दुल रशीद। क्या नाम था? अब्दुल रशीद। याद रखेगा उस अब्दुल रशीद ने, ठीक है, अब्दुल रशीद याद रखेगा ये बादशाह था अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद ने किसको लिया दोस्तों? अब्दुल रशीद ने अपने साथ लिया पंजाब के सूबेदार को। ठीक है, पंजाब के सूबेदार को, क्योंकि जिस लोकेशन पे जा रहे हैं उस लोकेशन का लोकल आदमी होना चाहिए अपने पास। तो यहां का सूबेदार था दोस्तों हाजिब। क्या नाम था? हाजिब। हाजिब के साथ दोस्तों एक लंबी चौड़ी सेना लेकर कहां पहुंच गया? इस कुमारदेव तोमर को मारने के लिए पहुंच गया। उस लड़ाई में लड़ाई करते करते कुमारदेव तोमर क्या हो गए? शहीद हो गए। और उसी के बाद दोस्तों याद रखेगा रावी नदी जो थी दोस्तों सीमा बन गई। ठीक है, रावी नदी को सीमा मान लिया गया। रावी नदी के एक तरफ पंजाब में रावी नदी, उसके एक तरफ भारत और एक तरफ गजनवी का राज्य हो गया। यहां तक गजनवी आ गया था। ठीक है, किसके सहयोग से? याद रखेगा इस बादशाह अब्दुल रशीद और पंजाब के सूबेदार हाजिब के सहयोग से कुमारदेव को मैदान में ही वीरगति को प्राप्त करा करके रावी नदी तक दोस्तों अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया महमूद गजनवी ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा तोमर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, तोमर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अब एंट्री होगी दोस्तों सबसे शक्तिशाली राजा की, जिसने स्थापना किया था उसी के नाम पर इनका भी नाम है अनंगपाल द्वितीय। क्या नाम है? अनंगपाल द्वितीय। ये सबसे शक्तिशाली राजा कहे जाते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या दोस्तों? तो इनका टाइम पीरियड है 1051 से लेकर के 1081 ईस्वी तक। ठीक है, आपको पता होगा प्रसिद्ध जो सोमनाथ लूटा गया था वो 1027 के आसपास में दोस्तों सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। ठीक है, और वो उसके बाद का काफी समय है। तो अनंगपाल द्वितीय के समय ना हालात ऐसे हुए कि तुर्कों ने, मतलब गजनवी की तो मृत्यु हो चुकी थी, इस पीरियड तक गजनवी मर चुका था, गजनवी था नहीं, लेकिन गजनवी के नीचे जो अलग अलग सुल्तान थे, जो बादशाह थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था? साम्राज्य विस्तार करना जारी रखा था और भारत को लूटना भी जारी रखा था। ठीक है, तो इसी क्रम में एक तुर्क बादशाह है इब्राहिम। ठीक है, याद रखेगा एक तुर्क बादशाह है, एक तुर्क बादशाह है, नाम है इब्राहिम। ठीक है, वो इब्राहिम अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर कहां आ जाता है? याद रखेगा वो लड़ने आ जाता है। किससे लड़ने आ जाता है भैया? वो लड़ने आ जाता है यहां अनंगपाल द्वितीय से। पहली बार ऐसा हुआ है कि भरे मैदान में दो राजा आपस में सामने लड़े हो और यूं अनंगपाल द्वितीय ने क्या किया? अपनी तलवार निकाली है और एक बार में इस इब्राहिम के सर को धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, ये इतिहास में अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिला कि एक राजा का सर धड़ से अलग हो गया हो, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, पहली बार दोस्तों यहां मिला। तो याद रखेगा इब्राहिम का सिर धड़ से अलग कर दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, इसीलिए दोस्तों किसे? अनंगपाल द्वितीय को याद रखेगा तोमर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, यही रीजन है। ठीक है, और एक बार अगर तुर्क बादशाह मर गया ना, पूरी तुर्की सेना भागने लगी, दौड़ा दौड़ा के लोग मारे, दोबारा तुर्कों का आक्रमण लंबे समय तक नहीं होता है। ठीक है, लंबे समय तक कितना? लगभग 100 साल तक तुर्कों ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कितने साल तक? एक बार मार खाने के बाद 1081 से लेकर के 1181 तक कोई तुर्क के पास हिम्मत नहीं थी कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? अनंगपाल द्वितीय थे। तो आप बताइए ऐसे लोगों के बारे में पढ़ करके रोंगटे ना खड़े हो जाएं? हमें जानना चाहिए अपने इतिहास को। ठीक है, और आपको मजा आ रहा होगा पढ़ करके। ठीक है, चलिए सुनते चलिए अगला सवाल देखिए। लिख रहा मेहरौली के स्तंभ लेख पर, मेहरौली का जो स्तंभ लेख है कहां पर दोस्तों? याद रखेगा कुतुब मीनार का नाम सुना है? कुतुब मीनार के पास में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, कहा जाता है भारत की पहली मस्जिद है। अभी जिस पीरियड की बात कर रहे हैं तब तक ये मस्जिद बना होना नहीं था। ठीक है, ये मस्जिद पहले बार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है और वो 1206 में बनेगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं इस समय तक वहां कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ही नहीं। तो मेहरौली स्तंभ की सीधे सीधे हम बात करते हैं। ठीक है, मेहरौली स्तंभ दिल्ली। याद रखेगा कह रहा है इस स्तंभ लेख पर किस तोमर शासक का नाम का उल्लेख है? तो जाहिर सी बात है जिसने सर काटा उसी का नाम का उल्लेख होगा।
तो याद रखेगा अनंगपाल द्वितीय का उल्लेख कहां मिलता है, याद रखेगा मेहरौली के स्तंभ लेख में दोस्तों इसका वर्णन मिलता है, इसको याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है ढिल्लिकापुरी, बहुत ध्यान से पढ़िए, ढिल्लिकापुरी की स्थापना किसने किया? ये जो ढिल्लिकापुरी थी ना, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम दिल्ली नाम से जानते हैं। एक तरह से कह सकते हैं दिल्ली की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में दोस्तों राजधानी है। याद रखेगा इसकी स्थापना किसने किया है? अनंगपाल द्वितीय के द्वारा दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। पहले नाम क्या था? ढिल्लिकापुरी, वर्तमान में इसे ही दिल्ली कहा जाता है। तो आपको खुशी होगी कि भाई दिल्ली की स्थापना तोमरवंशी राजा ने किया है। अगला सवाल दे रहा लाल कोट का निर्माण। दोस्तों जो लाल कोट था ना, इसी का आगे चल करके शाहजहां ने नाम बदल दिया यहां पर, ठीक है, इसी का नाम बदल दिया, तो शाहजहां ने इसका नाम रख दिया लाल किला। तब से हम इसे लाल किला कहते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को अगर कभी थोड़ा सा इतिहास अगर इस बारे में अगर उनको ध्यान आ गया ना, तो पक्का नाम बदल देंगे, लाल किला का नाम लाल कोट हो जाएगा। देखना वो दिन दूर नहीं है जब लाल किला को लाल कोट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप समझो ना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, आप समझो कि जब वो लाल कोट था तो लोगों ने क्यों नाम बदला, जब लाल किला रखा तो हटाओ नाम, करते हैं लाल कोट नाम, क्या दिक्कत है। तो याद रखिएगा लाल कोट का निर्माण किस तोमर शासक के समय में हुआ है? अगर ये सवाल आए तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा अनंगपाल के समय में, ठीक है, अनंगपाल द्वितीय के समय में ही दोस्तों याद रखिएगा लाल कोट का निर्माण हुआ था। और याद रखिएगा इसी अनंगपाल ने दोस्तों एक बावली बनवाया था, अनंग बावली, ठीक है, अनंग बावली का निर्माण, अनंग बावली का निर्माण भी किसने कराया था? वो इसी राजा ने कराया था। कई सारा निर्माण हुआ इनके काल में, ठीक है। लिख रहा दिल्ली या दिल्लिका, चाहे दिल्लिका कहिए चाहे ढिल्लिका कहिए, एक ही बात है, दिल्ली या ढिल्लिका का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में? जैसे बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि क्या गारंटी है कि दिल्ली ही ढिल्ली थी? हाँ, ऐसा होता है कई बार, ठीक है, कि बताइए क्या गारंटी है ढिल्ली ढिल्ली थी? तो याद रखेगा, खोजिए जाकर, उदयपुर का शिलालेख है, एक चट्टान है, उदयपुर के शिलालेख के नाम से उसे जाना जाता है। उदयपुर के शिलालेख में दोस्तों इस बात का वर्णन है, ठीक है। हालांकि ये शिलालेख इनके समय से काफी आगे आया था, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड वो 1051 से आया है, और ये शिलालेख दोस्तों 1170 में लिखा गया है। लेकिन इसमें पहली बार दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली या ढिल्लिका का उल्लेख किया गया है, तो इसे याद रखिएगा ये उदयपुर के शिलालेख में मेंशन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऐसे सवाल ना जब रिसर्च किए जाते हैं तभी मिलते, बिना रिसर्च के आपको इसका जवाब नहीं मिलने वाला है। लिख रहा तोमर वंश के किस शासक ने तराइन के युद्ध में हिस्सा लिया था? ठीक सर, ये वही तराइन का युद्ध है ना सर, ये वही तराइन का युद्ध है जो 2 बार लड़ा गया, एक बार 1191 में लड़ा गया, ठीक है, 1191 में, और एक बार 1192 में लड़ा गया। और दोनों बार दोस्तों पृथ्वीराज चौहान वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस किसके बीच में दोस्तों? याद रखेगा मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुआ था। किसके किसके बीच में? याद रखेगा गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखिएगा, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, इनके साथ हुआ था। पूछा क्या है हमसे? पूछा दोस्तों कि तोमर वंश का कौन सा राजा इस लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान का नाम हम याद रखते हैं। हम कभी ये नहीं पढ़ते हैं कि गोविंद राज ने भी इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है, गोविंद राज तोमर। जी हां दोस्तों, गोविंद राज तोमर एक महान शक्तिशाली राजा था, और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर गोविंद राज न होता तो गौरी को पराजित करना मुश्किल काम था। गौरी को पराजित करना मुश्किल काम था। क्यों मुश्किल था अभी बता दूं, क्योंकि इसके पहले जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था और आखिरी बार अनंतपाल के हाथों दोस्तों जब इब्राहिम की हत्या कर दिया गया, तो 100 सालों तक जो कुवत तुर्कों में नहीं हुआ, वो तुर्कों में जब आया ना, तो बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों तुर्की आक्रमण हुआ महमूद गौरी के निर्देशन में। और अगर एक भारी सेना हमारे पास नहीं होती उनसे लड़ने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान ना अकेले रोक ना पाते, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर गोविंद राज तोमर का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, गोविंद राज तोमर के सहयोग से ही दोस्तों इनको मार भगाया गया, ठीक है। लिख रहा तराइन के मैदान से भागते हुए गौरी को, ये देखो, ऐसा नहीं फील हो रहा है कि धोती कुर्ता उठा के भाग रहा जान बचा के? अरे मैं तो कहता हूं पृथ्वीराज चौहान झूठा इनको छोड़ दिए। तराइन के प्रथम युद्ध में अगर गौरी को मार दिया गया होता तो भारत का इतिहास आज कुछ और होता। कैसे सर, इस दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसी गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया, शुरुआत किया, हमारे मेहरौली स्तंभलेख का जो एरिया था उसको हटा करके, उसको विध्वंस करके, उस सारी चीजों को हटा करके वहां से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया, कुतुब मीनार बनाया। इसी गौरी का जो दूसरा गुलाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ये जाके नालंदा को आग लगा देता है। अगर गौरी को सरेआम उसका गला काट दिया गया होता, आगे चल के खोखरो जनजाति ने छुरा घोंप घोंप करके हत्या कर दिया, लेकिन उसमें नहीं मजा है।
सेना के सामने अगर गर्दन कट जाती तो मुझे नहीं लगता कि उसके दासों या उसके गुलामों के पास इतनी औकात थी कि जाकर के नालंदा में आग लगा दे। ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन का जो सबसे बड़ी गलती किया है कोई, वो गलती यही किया है कि मारा नहीं गौरी को। ठीक है, ये तराइन के पहले युद्ध में इन्होंने छोड़ क्यों दिया है, मैटर की बात है। ठीक है, चलिए खैर जो हुआ सो हुआ। ठीक है, उदार शासक थे और कई लोगों का ऐसा नियम होता था कि भाई जो है अगर सामने वाला आत्मसमर्पण कर दिया है तो नहीं मारा जाए। ठीक है, नहीं मारा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अहिंसावादी लोग थे, क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अलग बात है। लिखता है तराइन के मैदान में भागते हुए गौरी को किसने बंदी बना। जब ऐसे धोती उठा के भाग रहा था ना, एक राजा थे, राजा धीर सिंह पुंडीर। क्या नाम था? राजा धीर सिंह पुंडीर। किसके रिश्तेदार थे पता है आपको? ये गोविंद राज तोमर के रिश्तेदार थे। इन्होंने कहा गौरी भाग रहा है, अरे ये तो मेन राजा, कहां भाग रहे हो, पकड़ लिया, बंदी बना लिया, मारो इसको, मारो इसको। उसके बावजूद भी आकर के पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या कर दिया, गौरी को छोड़ दिया। अरे पकड़ा गया था, मार ही दिए होते। अब यहां देखिए थोड़ी सी गलती इनकी भी है। धीर सिंह पुंडीर को ऐसे निपटा देना चाहिए था कि हमको मरा हुआ मिला था, है कि नहीं। चलो खैर, एनकाउंटर वाली व्यवस्था नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए इस लड़ाई के बाद तो गोविंद राज ने खूब जम के लड़ाई किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों कंडीशन फिर तोमरों की खराब हो गई। तेजपाल द्वितीय को अंतिम राजा माना जाता है। ठीक है, तेजपाल द्वितीय को दोस्तों अंतिम राजा माना जाता है। 1192 में जो लड़ाई लड़ी गई, 92 से लेकर 93 में दोस्तों चंदावर का युद्ध चल रहा था राजा जयचंद के साथ। ठीक है, उसी दौरान दोस्तों ये तेजपाल द्वितीय राजा था। केवल 15 दिनों तक के लिए रास्ता इसको राजा बनाया गया था। ठीक है, केवल 15 दिनों के लिए दोस्तों ये स्वतंत्र राजा के रूप में काम किया है। उसके बाद तोमर वंश समाप्त हो गया। ये तोमर वंश पर याद रखेगा अनंगपाल जो लड़ रहे थे, उनके पोते थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय, कहा जाता है ऐसा। ठीक है, तो याद रखेगा फिर दोनों शासन एक ही में हो गया और यहीं से फिर एक साथ चलने लगा। तोमर वंश समाप्त हो गया, चौहान वंश ही आकर दोस्तों उस पर अपना राजपाट जमा लिया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से एक से बढ़कर एक किताबें आई हैं, तो सैंपल के तौर पे किताब दिखा रहा हूं आपको। ऐसे समय समय पे किताबें लॉन्च होती रहती हैं जिसमें बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेंगे। आप जुड़िए स्टडी 91 के साथ, हमारे पेड प्रोग्राम के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमारी किताबों की श्रृंखला के साथ। निश्चित रूप से आपको हमेशा कुछ नया मिलेगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा चेंज करें यहां पर। लिख रहा परमार वंश के बाद, ठीक है, किस वंश का उदय हुआ था। ठीक है, परमार वंश दोस्तों किसे कहा जाता है, तो परमार वंश को हम प्रतिहार वंशी कहते हैं। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार के बाद दोस्तों उस लोकेशन पर उदय हुआ था तोमर वंश का। किसका उदय हुआ था दोस्तों? तोमर वंश का उदय हुआ था। और आगे चल के फिर इस पर कौन आ जाता है, याद रखेगा चौहान वंश का उदय होता है। किसका होता है, याद रखेगा चौहान वंश का उदय होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। चलिए एक चीज और दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत लग रही है। ठीक है, परमार वंश नहीं बल्कि यहां तोमर वंश ही करिए, क्योंकि परमार तो दूसरा हो जाएगा। तो यहां तोमर वंश के बाद दोस्तों सीधा सीधा कौन सा वंश आया, तो तोमर वंश के बाद या उसी के साथ साथ दोस्तों फिलहाल चौहान वंश स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, मतलब अच्छा एक चीज मैं बता दूं, हाँ समझ में आ गया। ये स्थापना की बात करना, सुनिए दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा कि तोमर वंश की स्थापना लगभग 736 ईस्वी के आसपास हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम चौहान वंश की स्थापना की बात करें, चौहान वंश की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना दोस्तों 736 से छोड़िए लगभग 250 साल का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना लगभग हुआ है 551 के आसपास। आप देखिए 250 नहीं तो 130 उस साल का अंतर आ जाएगा। तो याद रखेगा 531 साल पहले चौहान वंश की स्थापना हो चुकी थी। उस समय दोस्तों परमार वंश चल रहा था। ठीक है, और परमार वंश के ठीक बात देखिए, परमार वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश ये एक ही समझा जाता है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लोगों ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था, इसके बारे में जाना जाता है। तो उसी में से एक शाखा समाप्त हुई थी और वहीं पर दोस्तों याद रखेगा चौहान वंश आए थे। ठीक है, तो याद रखेगा ये, और इसके बाद यहां से आ गए। ठीक है, तो यहां याद रखेगा चौहान वंश की स्थापना 531 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक जगह दोस्तों जिसका नाम है सपाक्ष दल। क्या नाम है? सपाक्ष दल। ठीक है, तो याद रखेगा ये पड़ता कहां दोस्तों, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य। ठीक है, याद रखेगा यहीं पर दोस्तों उसकी स्थापना हुआ था। इसी सपाद लक्ष्य को आगे चल के सांभर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से?
सर ये सांभर तो सुना है सर, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील, वो जो राजस्थान में, हाँ वही की बात कर रहे हैं, वही सांभर है दोस्तों, इसको याद रखेगा। अच्छा, चौहान वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था? याद रखेगा वासुदेव को इसका संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? वासुदेव को। और माना जाता है 531 ईस्वी में वासुदेव ने सांभर या सपाद लक्ष्य नामक स्थान पर दोस्तों इसको बनाया था। राजधानी किसे बनाया गया था दोस्तों? राजधानी तो याद रखेगा अहिच्छत्र को। किसे दोस्तों? इनकी राजधानी कहां थी? अहिच्छत्र। क्या थी दोस्तों? अहिच्छत्र को राजधानी चुना गया था। यह भी आप याद रखेंगे। आगे लिख रहा है दोस्तों, कौन सा शिलालेख चौहान वंश की जानकारी देता है? चौहान वंश के बारे में दोस्तों देखिए, किताब पूछता तो भाई हम फिर बता देते पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्रबरदाई की रचना जो पृथ्वीराज रासो है उसमें भी वर्णन है, लेकिन यहां साफ तौर पे लिख रहा है दोस्तों उस शिलालेख का नाम बताइए जिसने चौहान वंश के बारे में जानकारी दिया है। तो याद रखेगा एक शिलालेख है, उसका नाम है हर्षनाथ शिलालेख। क्या नाम है? हर्षनाथ शिलालेख। कम बच्चों को पता होगा, ठीक है, या हो सकता है लोगों ने बहुत इतिहास पढ़ा और सुना ही ना हो, तो याद रखेगा ये हर्षनाथ शिलालेख मिला कहां से है? याद रखेगा सीकर एक जगह पड़ता है, सीकर राजस्थान में पड़ता है, ये वहीं से दोस्तों मिला है। लगभग 973 ईस्वी के आसपास दोस्तों यह अभिलेख तैयार किया गया था और उसमें पहली बार चौहान वंशीय शासकों के बारे में बताया गया, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। एक और अभिलेख है दोस्तों बिजोलिया अभिलेख। कौन सा है? बिजोलिया अभिलेख, ठीक है, बिजोलिया अभिलेख, उसमें भी दोस्तों याद रखेंगे बिजोलिया अभिलेख जो है उसमें भी इनके बारे में बताया गया। किसके बारे में दोस्तों? चौहान वंश के जो राजा थे, शासन थे, या वासुदेव वगैरह के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? लो एक नया सवाल दे दिया। तो बिजोलिया शिलालेख स्थित कहाँ है दोस्तों? तो इसका जो लोकेशन है दोस्तों उस स्थान का नाम ही है क्या दोस्तों? उस स्थान को हम किसके नाम से जानते हैं? बिजोलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसी बिजोलिया में दोस्तों याद रखेगा पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर है, ये उसी पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर में ही दोस्तों याद रखेगा स्थित है। कौन सा? ये बिजोलिया शिलालेख स्थित है। कहां पर? बिजोलिया नामक स्थान पर, राजस्थान में पड़ता है, इसको याद रखेगा। अच्छा इसके लेखक कौन है दोस्तों? इस शिलालेख को तैयार कौन किया था? तो इसके लेखक का नाम है गुणभद्र। क्या नाम है दोस्तों? गुणभद्र। जी हां दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख को लिखा किसने था? जैसे आप पढ़ते हैं प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, तो पढ़ते हैं हरिसेन ने लिखा, उसी तरह से गुणभद्र ने इसे लिखा है। और इसी में गुणभद्र ने बताया है कि जो चौहान वंश के लोग थे इनका गोत्र क्या था? तो ये वत्स ब्राह्मण थे, ठीक है, तो ये सब भी बताया गया है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों किस शिलालेख के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया? क्या बताया गया दोस्तों? जिस तरह से तोमर लोगों को चंद्रवंशी कहा गया उसी तरह से इनको सूर्यवंशी कहा गया है। तो याद रखेगा हांसी शिलालेख के अनुसार, ठीक है, हांसी शिलालेख के अनुसार इनको क्या बताया गया दोस्तों? कि ये सूर्यवंशी लोग थे, ठीक है, और इनका जन्म कहा जाता है दोस्तों अग्निकुंड से हुआ था, ठीक है, अग्निकुंड से उदय इनका माना गया है। ये अग्निकुंड वाली बात कहां लिखी गई है? तो ये याद रखेगा ये जो चंद्रबरदाई ने जो लिखा है पृथ्वीराज रासो उसमें वर्णन है इसका, ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है ये इसमें उसका वर्णन है। चंद्रवरदाई जो दरबारी कवि है किसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, उसने वर्णन किया है। लिख रहा किस चौहान शासक ने 1113 ईस्वी में अजमेर को बसाया था? अजमेर जो जगह दोस्तों, ठीक है, उसको किसने बसाया था? तो याद रखेगा अ से अजमेर और अ से अजय राज, याद रखेगा, ठीक है, याद रखेगा अजमेर को बचाने वाला राजा कौन था? अजय राज था, ठीक है, और इसी अजय राज ने अपने पत्नी के नाम के सिक्के भी चलाए थे। इनकी पत्नी का नाम था सोमलेखा। क्या नाम था? सोमलेखा, याद रखेगा इनकी क्या थी? पत्नी थी, और उनके नाम से दोस्तों सिक्के भी चलाए, ठीक है, याद रखेगा अपने पत्नी के नाम के सिक्के चलाए थे किसने? अजय राज ने। और किसको बसाया था? तो अजमेर को बसाया था, ठीक है। अजमेर के बगल में एक जगह है पुष्कर, ठीक है, अभी उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। देखिए लिख रहा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण दोस्तों ये किस चौहान शासक ने कराया है? तो वराह मंदिर का निर्माण भी दोस्तों अर्डोराज चौहान, ये बहुत अच्छा शासक है दोस्तों, अर्डोराज चौहान। जी हां दोस्तों, अर्डोराज चौहान ने याद रखेगा किसकी स्थापना कराया? वराह मंदिर का स्थापना कराया। इस वराह मंदिर में दोस्तों भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी थी, विष्णु की प्रतिमा थी, और आपको पता है इस विष्णु की प्रतिमा को जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने पानी में फेंकवा दिया, पानी में फेंकवा दिया, ठीक है, याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है, कम बच्चों को पता है, ठीक है। इसी वराह प्रतिमा को याद रखेगा जहांगीर ने उखड़वा करके कहां फेंकवा दिया? पानी में फेंकवा दिया, तो इसको भी याद रखेगा। एक चीज और, अर्डोराज चौहान ने दोस्तों
पुष्कर में ही आना सागर झील का भी निर्माण कराया। किसका? आना सागर झील। परीक्षा में आता है आना सागर झील कहाँ है, तो क्या बताएंगे? ये आना सागर झील दोस्तों अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है। उसका निर्माण भी किसने कराया था? तो अर्डोराज चौहान ने कराया था, चौहान वंशी राजा था। लिख रहा किस शासक ने तुर्कों को हराया? किसको हराया? अच्छा, फिर तुर्क आक्रमण चल रहा था इसके बीच में, याद रखिएगा। और मालवा के शासक नरवर्मन को भी दोस्तों पराजित किया। तो याद रखिएगा ऐसा करने वाला शासक कौन था? यही अर्डोराज था। बताया ना, अर्डोराज के समय में बहुत कुछ निर्माण भी हुआ है। एक चीज याद रखेगा, जो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर पढ़ते हैं कि दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर, याद रखेगा वो किसने बनवाया था? तो याद रखेगा वो भी इसी ने बनाया था। तो चाहे वराह मंदिर की बात करिए, चाहे ब्रह्मा मंदिर की बात करिए, निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेगा अर्डोराज, जो कि चौहान वंशी राजा था, उसी ने निर्माण कराया था। बस अजमेर को नहीं बनाया था। अजमेर को बसाने का काम किसने किया है? अजय राज ने किया है। अजय राज नाम है, अजय राज चौहान। ठीक है, लिख रहा अर्डोराज चौहान को माउंट आबू के निकट, ठीक है, किसने पराजित किया था दोस्तों? तो अब देखिए अर्डोराज के पराजित होने का समय आ गया है। एक चालुक्य राजा था कुमारपाल। ठीक है, चालुक्य राजा कुमारपाल ने दोस्तों किसे पराजित किया था? तो याद रखेगा इस अर्डोराज को पराजित किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि अब इनकी शासन सत्ता दोस्तों अजमेर से और आगे बढ़ रही थी और जोधपुर के आगे चली जाएगी। तो फिर वहां जाके लड़ाई इन्होंने किया था, किसके साथ? चालुक्य राजाओं के साथ। ठीक है, क्योंकि उधर उन्हीं का एरिया था। ठीक है, लिख रहा अर्डोराज का विवाह हुआ। आपके मन में आ रहा होगा सर ये विवाह को लेकर के इतना इंपॉर्टेंट सवाल तो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है मैं आपको बताना चाहूंगा। अर्डोराज का विवाह हुआ था दोस्तों कंचन सिन्हा के साथ। थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए, कंचन सिन्हा के साथ। ठीक है, या कंचन देवी कही, ऐसा नाम अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कंचन सिन्हा के साथ दोस्तों इनका, कंचन देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। ये दोस्तों किसकी पुत्री थी? ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी? तो याद रखेगा ये थी जयसिम्हा, एक राजा थे जयसिम्हा। ठीक है, जय सिंहा एक राजा थे दोस्तों, ये उन्हीं की पुत्री हैं। जय सिम्हा दोस्तों याद रखेगा चालुक्य वंशी राजा हैं। ठीक है, ये चालुक्य वंशी राजा हैं, उन्हीं से दोस्तों लड़ाई हुआ था। और अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि चालुक्य राजा कुमारपाल ने क्या किया था? इन्हें हरा दिया था। तो याद रखेगा लड़ाई करते करते साम्राज्य विस्तार के चक्कर में वहां तक चले गए थे। तो कंचन देवी याद रखेगा। एक सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि अर्डोराज की हत्या कैसे हुई, मैं आपको बता दूं। इसकी हत्या इसके पुत्र ने कर दिया। ठीक है, इसके पुत्र ने कर दिया था। क्या बात करें सर, इस तरह की कहानी तो हमने पितृहंता वंश में पढ़ा था, जिसे हर्यक वंश कहा जाता है। लेकिन यहां पर भी याद रखेगा इसके पुत्र का नाम था जगदेव। क्या नाम था? जगदेव नाम था दोस्तों। जगदेव ने याद रखिएगा क्या किया था? अपने पिता अर्डोराज की हत्या कर दिया था। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। लिख रहा किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाया? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अजमेर में संस्कृत पाठशाला किसने बनाया था? इस शासक का नाम था विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ इसका नाम था। इसी ने संस्कृत पाठशाला बनाया था। आगे चल के दोस्तों इसी संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके क्या बनाया गया? वहां पे दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। क्या बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो याद रखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, उसी ने क्या किया? इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके क्या बनवाया? वहां पर क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि अजमेर में स्थित है। कहां पर ये सारी चीजें हैं? याद रखेगा संस्कृत पाठशाला कहां था दोस्तों? ये आपके अजमेर में था, इसको याद रखेगा। लिख रहा किस शासक ने कवि बांधव की उपाधि धारण किया था? कवि बांधव किसे कहा जाता था? तो विग्रहराज चतुर्थ को ही दोस्तों कवि बांधव कहा जाता था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ को ही कवि बांधव कहा जाता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कवियों, इसने कवियों को दोस्तों बहुत सारे कवियों को संरक्षण दिया था, इसलिए दोस्तों कहा जाता था। और एक चीज और बता दूं, इसने हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना किया था। ठीक है, संस्कृत नाटक की भी दोस्तों रचना किया था, याद रखेगा। इसलिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उस रचना का नाम क्या था? हरिकेली नाम था। किसने किया रचना? तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे कवि बांधव भी कहा जाता था, क्योंकि कवियों का प्रेमी था। ठीक है, कविता का प्रेमी था, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है ललित विग्रहराज। जी हां दोस्तों, ललित विग्रहराज, ये देखिए विग्रहराज जो चतुर्थ है ना, ये उन्हीं के जीवन पर लिखी हुई किताब है दोस्तों, जीवन पर लिखी गई किताब है। कह
दोबारा इस नाटक को लिखा किसने, जिसका नाम है ललित विग्रह राज, तो इसको लिखा है सोमदेव ने। किसने लिखा दोस्तों? सोमदेव ने लिखा है। और सोमदेव कौन थे दोस्तों? तो याद रखेगा दरबारी कवि थे। कौन थे? ये दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे भाई? तो याद रखेगा विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी कवि थे, याद रखेगा। लिख रहा चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? तो चंद्रबरदाई को हम पढ़ते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखेगा, तीसरे नंबर वाले थे, ये उनका दरबारी कवि था। और इसी चंद्रबरदाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखा है। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है दोस्तों, उसको किसने लिखा है? तो चंद्रबरदाई ने लिखा है। ये इनका मित्र भी था और दरबारी कवि भी था, दोनों चीजें हैं, इसको याद रखेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, इनका एक और नाम मिलता है दोस्तों, राय पिथौरा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राय पिथौरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, अच्छा, आपको पता है दोस्तों पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था दोस्तों सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। आप कहेंगे सर ये पिता और माता और पत्नी के बारे में आप क्यों बता रहे हैं? ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहीं पत्नी की बात करेंगे ना, तो यहीं पर पत्नी का नाम दोस्तों आप जानते होंगे संयोगिता था। ठीक है, संयोगिता। आपने इतिहास में आल्हा उदल का नाम पढ़ा होगा। आल्हा उदल ने दोस्तों संयोगिता का स्वयंवर से उठा लाया था, यह भी सुना होगा। ठीक है, और माता का नाम याद रखेगा कर्पूरी देवी था। ठीक है, कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था, तो ये सब याद रखेगा। और चंद्रबरदाई ने ही दोस्तों वर्णन किया है तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1191 और 92 में लड़ा गया, जिसमें तोमर वंशी राजा गोविंद राज ने दोस्तों मदद किया था पृथ्वीराज चौहान का, ये सभी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लिख रहा है तराइन का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो दो युद्ध हुए दोस्तों तराइन में, एक 1191 में हुआ है और दूसरा कब हुआ दोस्तों? 1192 में हुआ है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कई बार दोस्तों आपने चर्चा कर लिया, तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे। गौरी और उसके बीच में हुआ था। ठीक है, एक चीज और दोस्तों, यहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ही राय पिथौरा कहा जाता है और इसे दल पुंगल भी कहा जाता है। एक सवाल और पूछ सकता है कि दल पुंगल किसे कहते हैं? दल पुंगल। ठीक है, तो दोस्तों दल पुंगल भी किसे कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान को ही दल पुंगल भी कहते हैं या विश्व विजेता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल हो जाएगा। एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे, आपको पता होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ये मोहम्मद गौरी के साथ दोस्तों भारत आए थे। ठीक है, और वो इसी के समय में दोस्तों आए थे, तो यहां पर चीज उसे भी मेंशन कर लीजिए लगे हाथ। ठीक है, कि मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों भारत आए थे और ये अजमेर गए थे, और वहीं पर दोस्तों अजमेर में ही इनकी दरगाह भी है, आप जानते होंगे। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी के साथ दोस्तों भारत आए थे। किसके साथ? गौरी के साथ भारत आए थे। और गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई है वो 1191 और 1192 की लड़ाई हुई है, तो इसे भी आप याद रखेगा। इसी तरह से आज का हम लोगों के चैप्टर खत्म हुआ और आगे दोस्तों इसी तरह से चीजें कंटिन्यू रहेंगी। और इस सीरीज को पूरा देखें, मैं बार बार निवेदन करता हूं, जीरो से नहीं, एक नंबर से स्टार्ट किया गया, जीरो नहीं। जीरो तो मतलब हमने केवल इन्फॉर्मेशन आपको दिया था कि हम पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में। तो एक नंबर से लेकर दोस्तों आज तक का जो सीरीज चल रहा है ना, ये देखिए जीरो लेवल से लेकर दोस्तों एडवांस लेवल की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा सवाल मैं कलेक्ट करके ला रहा हूं ना कि दिल खुश हो जाए आपकी। ठीक है, ये बहुत सारे विषय ऐसे हैं दोस्तों जो पूरे यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं हमारे चैनल पर, तो उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। किताबें भी आ चुकी हैं, इन किताबों को भी ले सकते हैं। तो जुड़िए स्टडी 91 के साथ और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। देखिए ये वाली क्लास जो चल रही है ना, ये सुबह के 10 बजे चल रही है। ठीक है, पहले रात को चलती थी, अब सुबह 10 बजे शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप जरूर देखा करिए सुबह 10 बजे। वैसे रात में मैं अपडेट लगा देता हूं ताकि सुबह 10 बजे बिना किसी चिंता फिक्र के आप क्लास में आ जाइए। ठीक है, और रात के 8 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है कंटिन्यूटी के साथ, तो उसको भी देखना न भूलिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।